स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में रेडी करके सदा के सामने होते हैं। हमें चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली को निकल चुके हैं तेजस्वी यादव। बताएंगे कौन कौन सी नई मांगे हैं दोस्तों और किस तरीके से अभी तक बातचीत चल रही है और कहां पर फंसा हुआ है पूरा पेज डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव क्या राघवपुर से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। बताएंगे पार्टी की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया दोस्तों जिसे लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो पूरी तरीके से चारों खाने चित्त हो चुका है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में 8 घंटे भाजपा ने बैठक करके जीतन राम मांझी को 8 सीटों का भी पेशकश नहीं किया गया दोस्तों। बताएंगे कितनी सीटें बीजेपी देने को है तैयार, जिसके कारण मांझी है नाराज। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार चुनाव 2025 इस बार परिवर्तन की नई रूपरेखा लिखेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नामांकन का टाइम शुरू हो चुका है दोस्तों। 10 तारीख से लगातार नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा अपने अंतिम दौर में है दोस्तों। ऐसे में अंतिम दौर में कुछ सीटों को लेकर फंसे मामले को लेकर अब सीधा दो दिग्गज नेता एक दूसरे से मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को 54 सीटें देने को तैयार है और आरजेडी अपने कुछ उम्मीदवारों को कांग्रेस के पार्टी सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। साथ साथ कांग्रेस से कहा गया है कि वो आईपी गुप्ता यानी पान समाज की पार्टी को अपने साथ में जोड़े और अपने कोटे से टिकट दे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उनको 60 सीटें चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर चर्चा अब रुक चुकी है दोस्तों। लेकिन रुकी है कांग्रेस पार्टी के स्थानीय स्तर के नेताओं के साथ में बैठक। तो अब सीधा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज मुलाकात होने जा रही है। तेजस्वी राहुल से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं दोस्तों। दोनों नेताओं की मुलाकात दिल्ली में कांग्रेस भवन में या फिर राहुल गांधी के घर में हो सकती है। राहुल से मुलाकात के बाद आरजेडी गठबंधन का ऑफिशियल तौर पर ऐलान करके बता देंगे कि कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन मैदान में उतर रहा है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मिलने का मतलब ही है कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, समझौता आराम से हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बहुत पुराने दोस्त हैं दोस्तों, बल्कि एक दूसरे को भाई बोलते हैं। ऐसे में ये कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए, सीट बंटवारा ज्यादा देर लगेगा नहीं। और आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा की सीटें भी है कांग्रेस पार्टी के पास, तो ऐसे में तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की सीटें देकर भी स्थिति को संभाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो भी आज अनाउंसमेंट सामने आएगा आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के गठबंधन के टूटने का जो दावा गोदी मीडिया वाले कर रहे हैं, उनको ये सपना पिछले 20-25 साल से आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये सपना बना हुआ है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भारत में सबसे मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ पारिवारिक संबंध रखते हैं दोस्तों, इसीलिए दोनों नेताओं के साथ में बैठकर किसी भी बड़े मुद्दे पर एकजुट हो जाने की उम्मीद जताई जा सकती है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें इंडिया गठबंधन की पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को लेकर दावा किया जा रहा था कि वैशाली जिले के अंतर्गत आने वाले राघवपुर सीट से तेजस्वी यादव इस बार चुनाव जीतने को लेकर पूरी तरीके से 100% यानी 100% आश्वस्त नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव कोई नई सीट ढूंढ रहे हैं जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, यानी दो सीटों से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके की मीडिया में कहानियां चल रही थी दोस्तों। इन सारे कहानियों के ऊपर पूरी तरीके से पानी फेरते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने साफ शब्दों में कहा है कि तेजस्वी यादव एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे और वो सीट है राघवपुर की सीट, यानी कोई आदि इत्यादि वाला मामला नहीं है दोस्तों। एकदम क्लियर कट एजेंडा है कि तेजस्वी यादव राघवपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव उन नेताओं में से नहीं है जो अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाएंगे, डरकर दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव में वडोदरा से भी चुनाव लड़ा था और वाराणसी से भी चुनाव लड़ा था। अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर 15 सीटें चाहते थे लेकिन दी गई केवल 7 सीटें मिल रही है, केवल 7 सीटें। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई। इसमें 8 घंटे तक भाजपा के नेता बैठे रहे, बातचीत करते रहे, चर्चा करते रहे और तमाम सर्वे को देखते रहे और बड़े बड़े लक्ष्यदार चर्चा करते रहे दोस्तों। लेकिन बाद में हुआ क्या? बाद में हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के 8 घंटे की बैठक के बाद जीतन राम मांझी को केवल 7 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है, यानी जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी को राज्य पार्टी बनाने के लिए कम से कम 8 सीटें जीतनी पड़ेगी दोस्तों। और इसलिए वो 15 से 17 सीटों की मांग कर रहे हैं, ताकि आधी सीटें जीत जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा और उनकी पार्टी राज्य पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। यानी बहुत अच्छा, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो 50% का उनका स्ट्राइक रेट रहेगा, इसीलिए ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी खुद बताते हैं कि भाजपा की बैठक के बाद उनको केवल 7 सीटों का पेशकश किया जा रहा है, यानी 7 से 1 सीट ज्यादा बीजेपी नहीं देने को तैयार है। 15 मांग रहे थे, 7 मिल रही है। यही जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं उनको यह बताने के लिए काफी है कि जीतन राम मांझी के बारे में बीजेपी
क्या सोचती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मांझी को 7 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी और अगर जीतन राम मांझी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ चले जाए तो इनको 15 सीटें मिल सकती है। बाकी एनडीए गठबंधन में 15 सीटें मिलना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टियां हैं जो लगभग बराबर सीटें लड़ेगी। एक जनता दल यूनाइटेड, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए अगर उनको 15 सीटें चाहिए तो उनके पास एक विकल्प है, वो है महागठबंधन का। लेकिन क्या महागठबंधन इनको साथ में रखेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि मांझी जी के साथ मजाक चल रहा है तो अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें 5 लाख लोगों को बुलाकर गांधी मैदान भर देने वाले नेता आईपी गुप्ता की पार्टी अब कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के साथ आ गई है दोस्तों। कांग्रेस से तो इनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव के साथ में भी तस्वीर सामने आ गई है। आपको बता दें कि इंडिया इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी पार्टी, जो ज्यादातर उन समाज के लोगों की पार्टी है दोस्तों जो अभी तक पिछड़ी जातियों से है, लेकिन उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा था, जिसमें जाति तत्व समाज के लोग हैं और भी अलग अलग तरीके के समुदाय के लोगों को एकजुट करके ये पार्टी बनी हुई है दोस्तों। आईपी गुप्ता से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की और पहली मुलाकात से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दिखा दी है। आईपी गुप्ता की पार्टी 5 समाज की पार्टी को महागठबंधन से जोड़ने के लिए इनको 2 से 3 सीटें दी जा सकती है दोस्तों। और ऐसे में जो 5 लाख लोगों को जुटाकर इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, अगर 5 लाख लोगों के वोट जो अमूमन एनडीए की तरफ जाते हैं जाति तत्व समुदाय के, अगर वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर शिफ्ट होते हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ा खेला कई सीटों पर हो जाएगा, क्योंकि एक एक सीट पर 5-5 हजार के वोटों का अंतर हो जाएगा और एकदम पूरा वोट एक तरफा शिफ्ट होगा महागठबंधन की ओर। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर, यानी छोटी छोटी जाति समीकरण को साधने के लिए महागठबंधन काम कर रहा है। इसी के साथ में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल 46 उम्मीदवारों की लिस्ट को तैयार कर चुका है दोस्तों। इसमें जो संभावित सीटें हैं वहां पर राघोपुर से तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे, जबकि बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा। मसौढ़ी से रेखा पासवान, पर्वता से संजीव कुमार, जो भारी संख्या में लोगों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा बन गए थे दोस्तों। इसी के साथ में समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम को मैदान में उतारा जाएगा। उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता चुनाव लड़ेंगे। मोरवा से रणविजय साहू को चुनाव लड़वाया जाएगा। महुआ से मुकेश रोशन चुनाव लड़ेंगे, यानी यहां से तेज प्रताप यादव मैदान में उतरने वाले हैं। तो स्थानीय विधायक मुकेश रोशन को फिर टिकट दिया जा रहा है आरजेडी के द्वारा। शेखपुरा से विजय कुमार चुनाव लड़ेंगे। संदेश से किरण देवी या इनके बेटे दीपू सिंह चुनाव लड़ेंगे। कहलगांव से रजनीश यादव को चुनाव लड़वाया जाएगा। शाहपुर से राहुल तिवारी चुनाव लड़ेंगे। दिनारा से विजय कुमार मंडल, नोखा से अनीता देवी और डेहरी ऑन सोन से फतेह बहादुर कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ में ओबरा से ऋषि कुमार, ऐसे ही सभी सीटों को लेकर तैयारी कर ली गई है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले पर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर भारी पुलिस तैनात किया गया दोस्तों। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को रोकने के लिए पुलिस बल भारी संख्या में तैनात कर दी गई। अजय राय फतेहपुर जा रहे थे। रायबरेली में दलित युवा की हत्या के मामले में नेता विपक्ष राहुल गांधी जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में रायबरेली के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों को जाने से रोकने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। इससे पता चलता है कि रायबरेली में दलित समाज के एक व्यक्ति की हत्या के बावजूद उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वाले इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस के लोगों को, खासकर जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनको संतावना देने जा रहे हैं, जो एक मानवतापूर्ण काम है, तो इसे रोका क्यों जा रहा है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी से गंभीर सवाल पूछे जा सकते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। किशनगंज में शनिवार को बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोषणा की है दोस्तों। इन 32 सीटों में से 15 सीटें ऐसी है जहां पर आरजेडी का विधायक है, यानी पिछली बार 5 सीटें जीते थे। इस बार उन्होंने फैसला लिया है आरजेडी के जो 15 सीटें हैं वहां उम्मीदवार उतारेंगे ही उतारेंगे और टोटल 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किशनगंज की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज और ठाकुरगंज। पूर्णिया की 3 सीटें, आमोर, बयासी और बाईसी के साथ साथ कस्बा और कटिहार में 5 सीटें, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी और बरारी कदवा में चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। ऐसे ही अररिया गया की 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए इन 15 सीटों पर एक चुनौती पेश कर रही है एआईएमआईएम दोस्तों। हालांकि कितने वोट वो काटेंगे इस पर पूरे चुनाव के नतीजे भी निर्भर कर सकते हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे और आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें गया जी के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया दोस्तों। इस दौरान उन्होंने वजीरगंज से अपने उम्मीदवार प्रेम कुमार को उतारने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। यादव ने जनता से अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा दोस्तों। उन्होंने दावा किया कि जब उनकी सभाओं में भीड़ जुटती है तो विरोधियों को घबराहट होने लगती है। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि उन्हें दूसरे लालू यादव बनने से रोकने के लिए एक बड़ी साजिश की जा रही है। तेज प्रताप यादव ने वजीरगंज के तरवा बाजार में रुक
कर जलेबी छानी है दोस्तों। इसका वीडियो भी सामने आया है। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव अपने आप को एक नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनको कितनी सफलता मिलेगी ये तो उनके महुआ के विधानसभा चुनाव के नतीजे से पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया में लगातार बने हुए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को जितना मीडिया फुटेज मिलेगा उतना फायदा मिलेगा। इससे इंडिया गठबंधन की पार्टी महागठबंधन के अंदर आपसी विवाद का एक मैसेज लोगों के बीच में जाएगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग की कोई और राय है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भोजपुरी के फिल्म स्टार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को आखिरकार पता चल गया कि राजनीति उनके लिए आसान नहीं है। खासकर अपनी पत्नी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलकर वो ज्यादा दिन राजनीति कर नहीं पाएंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि पवन सिंह को अब समझ में आने लगा, तो उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। बीजेपी से टिकट की उनको कोई आशा आकांक्षा नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो इतने उतावले थे दोस्तों कि उन्होंने बंगाल में टिकट मिला चुनाव लड़ने के लिए तो उसे छोड़कर बिहार में काराकाट से निर्दलीय ताल ठोक दिया और एनडीए गठबंधन के एक तथाकथित दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा के हार का बड़ा कारण बने। ऐसे में अब पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये सुनकर ही ताजुब लग रहा है दोस्तों। तो इससे एक बात जो निकलकर सामने आती है वो ये कि पवन सिंह कहीं ना कहीं डर गए हैं इस बात को लेकर कि महागठबंधन की सुपर डुपर लहर चल रही है और वहां कोई पावर वगैरह काम करेगा नहीं। शायद यही बड़ा कारण है कि वो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस मामले पर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में उम्मीदवारों के ऐलान से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्री लाल यादव ने शनिवार को अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोलते हुए बीजेपी मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह के ऊपर पिछड़ा वर्ग के लोगों की उपेक्षा करने के आरोप लगाए गए दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेता से बैर करते हुए यहाँ पर दिल्ली से आने वाली एक अयिका मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़वाना चाहती है दोस्तों। भाजपा को लग रहा है कि लोग ऐसे ही वोट दे देंगे मैथिली ठाकुर के नाम पर, लेकिन सबको पता है कि हमेशा चुनाव वो व्यक्ति जीतता है जो स्थानीय स्तर पर लोगों के हित में काम करता है। इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर के यहां से टिकट दिया तो साफ तौर पर यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक तरीके से दोस्तों फ्री की सीट हो जाएगी और आरजेडी अपना उम्मीदवार पिछला उम्मीदवार उतार देगी, तब भी आरजेडी बड़े अंतर से चुनाव जीत सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी किसी भी सीट से चुनाव लड़ाएगी तो वो सीट सबसे आसान सीट होगी इंडिया गठबंधन के, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर नाराज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को फोन लगाया है, फोन पर बात की है। इसके बाद दोनों नेता आज दिल्ली में मुलाकात करने जा रहे हैं, तो फोन पर पहले बातचीत हो चुका है। यह भी एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में बीते दिन कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वेट्टीवार के समर्थन में ओबीसी समाज के लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करते हुए मराठी समाज के लोगों के आंदोलन को लेकर चेतावनी जारी की है दोस्तों। मराठा समाज के लोगों के आंदोलन पर ओबीसी समाज ने कहा कि मराठा समाज को उनका हक मिले, हमें इससे कोई एतबार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमेशा से याद रखे कि ओबीसी समाज के जो अधिकार है उसमें कोई भी सेंधमारी, किसी भी प्रकार की कोई भीतरघात नहीं होनी चाहिए, वरना पुरजोर तरीके से डंके की चोट पर विरोध किया जाएगा। आप लोग इस पर जो भी कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ओबीसी समाज के लोगों के अधिकारों में कोई सेंधमारी नहीं होनी चाहिए, वरना ओबीसी समाज के लोगों का भी अधिकार है कि वो आंदोलन करे और कहीं ना कहीं छोटा सा शक्ति प्रदर्शन तो किया गया है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर और बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। इसी के साथ में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले को लेकर मामला तूल पकड़ रहा है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार दलित समुदाय ने इस मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है और इस मामले में आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो फिर चंडीगढ़ जाम करने की चेतावनी जारी की गई है। मृतक अधिकारी की पत्नी अमनीत पी कुमार जो एक आईएएस अधिकारी है दोस्तों, उन्होंने इस मामले पर 31 सदस्यीय कमेटी के लिए चेतावनी दी है और कहा है कि यदि गवर्नमेंट ने आरोपितों पर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर चंडीगढ़ जाम का समर्थन भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों दलित समुदाय के लोग स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि एक आईपीएस अधिकारी को जान लेने के लिए मजबूर किया गया इस पूरे प्रशासनिक तंत्र के द्वारा। ऐसे में अगर इन्हें बचाने का प्रयास किया जाएगा तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, वो आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। अभी तक उनके शव का अंतिम दाह नहीं किया गया है, अंतिम संस्कार नहीं किया गया है और इससे लग रहा है कि मामला अभी हरियाणा में और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। देखते हैं बीजेपी की सरकार कब तक इन लोगों को गिरफ्तार करेगी। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार इस अपडेट को पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की मौजूदगी नहीं होने को लेकर सवाल खड़ा किया। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली में अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री जी, जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकार को बाहर रखने की अनुमति देते हैं, आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं आप, यानी उनके साथ खड़े रहने के लिए बहुत कमजोर है, उनके हक और अधिकार के साथ आप खड़े नहीं रह सकते। यानी अफगानी विदेश मंत्री आए थे तो भारत सरकार को फैसला लेना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन जाएगा, महिलाएं रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो आखिर ये फैसला क्यों लिया गया कि महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रखा जाएगा? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट करने की कोशिश कर रही थी उन लोगों को जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने महिलाओं के अधिकार को वंचित किए जाने के मामले पर सवाल खड़े किए हैं। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं, लिखिएगा जरूर। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर चुनावी राज्य बिहार में इस समय बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार के सपने देख रहे युवाओं को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के 300 बेरोजगार युवाओं से वादा किया गया कि उनको विदेश में नौकरियां दिलवाई जाएंगी और नौकरियों के नाम पर उनसे ठगी की गई। यूपी के 11 युवाओं को ठगी का शिकार बनाया गया। लगभग 300 बेरोजगारों से कई करोड़ रुपए लूटे गए। दोस्तों, और पीड़ितों ने बताया कि पासपोर्ट जमा कराया गया, 3200 रुपए मेडिकल फीस के रूप में लिया गया। वीजा मिलने के बाद 50,000 रुपए और टिकट कंफर्म होने के बाद 40,000 रुपए देने की शर्त रखी गई। कुल मिलाकर प्रत्येक युवा से 90,000 रुपए की राशि वसूली गई। दोस्तों, तो सोचिए कितने करोड़ रुपए का ये पूरा चूना युवाओं को लगाया गया है। यानी एक तो बेरोजगार है, ऊपर से दोस्तों रोजगार के लिए नए साधन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश में जाकर भी जॉब करने को तैयार है, लेकिन इस तरीके की लूटपाट की गई है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उड़ीसा के अंदर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर चुकी है दोस्तों, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि कांग्रेस के डर से बिजू जनता दल यानी नवीन पटनायक की पार्टी ने अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का डर इतना ज्यादा है कि बीजू जनता दल का उम्मीदवार अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उपचुनाव लड़ेगा। इसी से पता चलता है कि बीजू जनता दल वाले कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब उड़ीसा में विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। साथ साथ दोस्तों, नीतीश कुमार की बिहार में छाती तोड़ने की धमकी देने वाले पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने बेटे के साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राज्यसभा सांसद संजय झा ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। बताया कि ऋतुराज घोसी सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये मामला इसलिए भी बड़ा है दोस्तों क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ उल्टा बोलने वाले व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराया गया। तो क्या नीतीश कुमार ने इसकी मंजूरी दी होगी, या फिर नीतीश कुमार के आसपास जो नेता जनता दल यूनाइटेड को हड़पना चाहते हैं, उसकी संपदा को हड़पना चाहते हैं, उसके लीगेसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और एक तरीके से पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या वे लोग फैसला ले रहे हैं कि नीतीश कुमार के अपमान वाले व्यक्ति को भी साथ में जोड़कर अपनी लीगेसी को बचाया जाए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी को बचाया जाए और नीतीश कुमार से अलग एक नया गुट तैयार किया जाए? कुल मिलाकर नीतीश कुमार से इतर संजय झा का ग्रुप जनता दल यूनाइटेड में सक्रिय है दोस्तों। तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने तो इजाजत नहीं दी होगी अपने खिलाफ उल्टा बोलने वाले व्यक्ति को पार्टी में शामिल करने की। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई जनता दल यूनाइटेड का व्यक्ति शामिल है जो नीतीश कुमार के फैसले से इतर खुद फैसला लेकर पार्टी को किस दिशा में जाना है, किसको रखना है, साथ में ये तय कर रहे हैं। साथ साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान दोस्तों प्रियंका गांधी की ओर से भी पूछा गया कि महिलाओं को क्यों नहीं आने दिया गया, तो विदेश मंत्री अफगानिस्तान के कहने लगे कि जब हम लोग किसी देश में जाते हैं तो वहां का अपना नियम होता है, हमारे देश का भी अपना नियम है, ये सरकारों के द्वारा तय किया जाता है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तय किया होगा कि महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जाने दिया जाए। शायद यही बड़ा कारण है कि बीजेपी वालों की जमकर आलोचना हो रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी के बोलते ही स्वदेशी का ढोल पीटने वाले नेता अब धीरे धीरे करके एक्सपोज होते जा रहे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे किसी विदेशी यात्रा पर गए हुए हैं दोस्तों, जहां पर उनकी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत मनाया है। उन्होंने तस्वीरें शेयर की है। इसके बाद लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि ये बीजेपी के वे नेता हैं जो सबको ज्ञान देते हैं इंडिया में रहकर कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए और करवा चौथ मनाने के लिए ये लोग विदेश के दौरे पर जाते हैं, विदेश में रहते हैं। सोचिए दोस्तों, झारखंड के गोड्डा के सांसद विदेश में करवा चौथ मना रहे हैं, जबकि उनको अपने संसदीय क्षेत्र में होना चाहिए। जब नेता लोग ही अपने क्षेत्र में रहकर, भारत में रहकर त्योहार नहीं मनाएंगे तो फिर ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरीके से भारत को नीचा दिखाने और कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाने वाले ये नेता एक बार फिर से सबके सामने एक्सपोज हो गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जब जब इनको पकड़ा जाएगा तब ये धर्म का नाटक करने लगेंगे, हिंदू मुसलमान करने लगेंगे और खुद ये विदेशों में रहते हैं दोस्तों और भारत में केवल सीजन के टाइम में आते हैं, यानी जब संसद का सत्र चल रहा होता है तब आकर भाषण देने लगते हैं। कभी ओवैसी के खिलाफ कुछ बोल देंगे, कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल देंगे, बस इसी से इनकी राजनीति चल रही है। और दक्षिण
पंथी लोग हा ही करने लगेंगे और एक तरीके से इनकी तारीफ करने लगेंगे। उसके बाद अब ये विदेशी दौरे पर मौजूद है, विदेशों में जाकर आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के सांसदों के बारे में। दोस्तों इसमें ज्यादातर आपको भाजपा के लोग मिल जाएंगे। शासक कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। दोस्तों आप लोग ऐसे ही अगर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की पूरी अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।